जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस क्रम में हमने कल की वीडियो में ब्रह्मांड का कुछ पॉइंट्स को हमने देखा। इसमें ब्रह्मांड की परिभाषा थी, संकल्पना, सिद्धांत, साक्ष्य थे कि जब सिद्धांत और संकल्पना परिकल्पना आएंगी तो साक्ष्य भी देने होंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ हम आकाशगंगाओं को भी हमने पढ़ लिया था, श्वेत वामन तारा और ब्लैक होल को भी कम्प्लीटली हमने देख लिया था। ठीक है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हमने सौरमंडल, स्पेशली सौरमंडल प्लस सूर्य को ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा से पहले हम सौरमंडल की उत्पत्ति को देखते हैं। कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जो गैसों के विशाल बादल थे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉस होते होते जैसे ही लॉस हुआ यानी कि पतन हुआ उसका, तो सौरमंडल यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। उसमें जो ग्रह बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। सूर्य से निकट वाले ग्रह, जो सूर्य से नजदीक वाले ग्रह रहते हैं, वो तो कठोर अवस्था और धातुओं के बने रहते हैं जो कि उच्च तापमान पर बनते हैं। ठीक है। और जो दूर होते हैं, जो सूर्य से ज्यादा दूर होते हैं, वो गैसीय अवस्था में रह जाते हैं। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वो कम तापमान पर ठोस होते हैं। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले जब महाविस्फोट हुआ, कि बिग बैंग थ्योरी आपने कल पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ लीजिए, जैसे समझ आएगा। ठीक है। जब महाविस्फोट हुआ तो जो भौतिक पदार्थ थे वो बिखरने चालू हो गए, और बिखर कर किस में कन्वर्ट हो गए, आकाशगंगा ग्रह और उपग्रह में या सितारे में चालू परिवर्तन हो गया। ठीक है उनका। और कहा जाता है कि जो हमारा सौरमंडल है वो हमारी आकाशगंगा के कोने पर है। मान लिया जाए ये पूरी आकाशगंगा है, तो हमारा सौरमंडल कहाँ है, इस कोने पर। ठीक है। इस कोने पर हमारा सौरमंडल है, और इसी कोने पर जो है वो गैसों के विशाल बादल हैं, जिसमें शामिल है हमारी हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन व अन्य गैसें। ठीक है। अन्य गैसों में मतलब लौह भी है। ठीक। इस तरीके से ये गैसें शामिल हैं, और इन गैसों के जो बादल हैं वो इस आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब चक्कर जब लगाने लगे तो धीरे धीरे ये ठंडा होने लगे। ठीक है। ठंडा होते ही ये क्या करने लगे, इसमें डिस्क डिस्क बनने लगे। किस तरीके से, ये छोटा बन गया, इस तरीके से छोटा, इसके कोने से ही ये निकलने लगे। ठीक। और अंततः हुआ क्या कि ये ठंडे होके इन्होंने सौरमंडल का रूप ले लिया। ठीक है। तो ये तो बात आई हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। अब आते हैं इसकी जो मेन परिभाषा, जो कि किताब में भी लिखी है और बोला भी जाता है कि सौरमंडल कहते किसे हैं। सौरमंडल सूर्य व उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, और ग्रहों के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने वाले उनके उपग्रह, तथा खगोलीय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से चित्र के माध्यम से समझिए। ये हमारा सूर्य है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, और इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इनके खुद के उपग्रह भी होंगे। ठीक है। और खगोलीय पिंड भी शामिल हैं इस सौरमंडल परिवार में। ठीक है। तो इनको टोटल को मिला के हम क्या बोलेंगे, सौरमंडल बोलेंगे। ये तो आ गई बात सौरमंडल की। ठीक। अब आते हैं बात सूर्य की। ठीक। सूर्य, एक बार हम लिख के देख लेते हैं कि सौरमंडल कहते किसे हैं। सौरमंडल किस किस से मिलकर बना है। एक तो उसमें सूर्य शामिल होगा। ठीक है। दूसरा दूसरा ग्रह होंगे और उनके उपग्रह होंगे। उपग्रह होंगे। इधर खगोलीय पिंड होंगे। खगोलीय पिंड होंगे जिसमें कि आपके धूमकेतु होंगे। धूमकेतु प्लस उच्छल तारे होंगे। ठीक है। इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को क्या बोलते हैं, हमारा सौरमंडल। ठीक है। अब आते हैं सूर्य।
सूर्य। सूर्य चूंकि सौरमंडल का केंद्र बिंदु है और प्रधान भी है, तो इसमें पॉइंट से लिखेंगे ये सौरमंडल का प्रधान है। सबसे पहला पॉइंट ये प्रधान है। इसमें सौरमंडल की समस्त ऊर्जा यानी कि समस्त ऊष्मा जो है वो सूर्य में निहित है। लगभग 9.99% ऊर्जा सौरमंडल की वो सूर्य में निहित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष उसके केंद्र से, उसके जो आकाशगंगा उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये लिख देता हूं यहां पे। ठीक, अब ये आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है सूर्य। इस स्पीड से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर इसका 250 मिलियन प्रकाश वर्ष का है। ठीक है, एक चक्कर। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कि जो सूर्य है वो के केंद्र में, यानी कि सूर्य के केंद्र में जब 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब हो जाएगा तो होगा क्या? नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। ठीक, यानी कि सूर्य है वो एक तारा है और समस्त तारे, यानी कि एक सूर्य नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं और ऐसे तारों को खरबों तारे हैं। ऐसे प्रत्येक तारे में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तारे का जो मान्यता होती है वो क्या होती है, यानी कि कब तारा बोला जाएगा कि उसका अपना खुद का प्रकाश हो। और खुद का प्रकाश कब होगा? जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उसमें होगी। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं और ऊर्जा विमुक्त करते हैं। ठीक है, वैसे इसमें जो गैसें हैं वो कितनी मात्रा में है? हाइड्रोजन है वो है 71%, हीलियम है वो है 26.5% और अदर गैसें बाकी बची रिमेनिंग अदर हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 जो परमाणु हैं, नाभिक हैं, वो एक हीलियम और ऊर्जा विमुक्त करते हैं। ऐसा चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है और ये तब तक चलेगा कि जब तक कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, अगर हाइड्रोजन के सभी समस्त परमाणु हीलियम में बदल गए, ठीक है, तो उसी दिन इसका अस्तित्व यानी सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे कहा जाता है कि जो आयु है सूर्य की वो 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष है। अब आ जाते हैं इसके चित्र से समझते हैं। मान लिया जाए ये सूर्य है, ये हमारा बन गया सूर्य। ठीक है, ये मान लिया जाए सूर्य है। ठीक है, इसके केंद्रीय भाग को बोलेंगे हम क्रोड। क्वेश्चन बनता है
बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके सेंटर भाग को क्या बोलेंगे? रॉड। ठीक है, और इसके जो बाहरी भाग है ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना रहता है? 6000 डिग्री केल्विन। सेल्सियस नहीं, केल्विन। ठीक है, इसकी बाहरी सतह को क्या बोलेंगे? वर्णमंडल। वर्णमंडल, ठीक है, जो कि दीप्तिमान नहीं रहती है, कि दीप्तिमान नहीं रहती है, इसका रंग लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल, वर्णमंडल का। ठीक है, इतनी बात याद रखें। सेंटर को क्या बोलेंगे? क्रॉड। ठीक है, उसके बाद में बाहरी सतह को क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। इसका जो तापमान है वो कितना रहेगा? 6000 डिग्री केल्विन। और इसके जो प्रकाश मंडल है उसके बाहरी सतह को क्या बोलेंगे? वर्णमंडल। ये परतदार होता है, ठीक है, इसका में दीप्तिमान नहीं होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें छोटे छोटे धब्बे होते हैं, इनको बोलते हैं हम सूर्य कलंक। क्या बोलते हैं? सूर्य कलंक या फिर सौर कलंक। इनको क्या बोलेंगे हम? धब्बों को सौर कलंक या फिर सूर्य कलंक। अब इनमें खास पॉइंट वैसे आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पुटअप कर ले। ठीक है, इनका जो मध्य भाग है, जैसे इनका बीच का भाग है, उसको हम बोलेंगे प्रछाया। प्रछाया, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो अम्ब्रा। अम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है, और इसके जो बाहरी भाग है इसी सौर्य कलंक का, यानी कि सूर्य कलंक का धब्बे का, ठीक है, उसको बोलेंगे हम उपछाया। उपछाया या फिर पेन अम्ब्रा। पेन अम्ब्रा। ठीक है, यहां से बात क्लियर हो जाती है। इनका तापमान आसपास के तापमान से, इनका जो तापमान है वो आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है आसपास के तापमान से। इसका सौर्य कलंक का। ठीक है, सौर्य कलंक का। अब आगे आते हैं, एक चित्र से और समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला प्रकाश को क्या बोलेंगे हम? सूर्य क्रेट। क्या बोलेंगे? सूर्य क्रेट। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ग्रहण के समय, ना तो सूर्य ग्रहण से पहले और ना ही सूर्य ग्रहण के बाद। ठीक, ये इस तरीके से होगा, हरी सतह रहेगी। ठीक है, इसको कोरोना भी बोलते हैं। ठीक, अब यहां से जो है वो सौर फ्लेम निकलती हैं, सौर फ्लेम निकलती हैं, जो कि वायुमंडल, जो कि सॉरी, जो कि गैसीय मंडल, जैसे समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया, इनसे गुजर के क्या है, पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जब पहुंचती हैं, यहाँ पर पृथ्वी बना लेता हूं, तो क्या होता है कि ये दो भागों में बट जाती हैं। सौर फ्लेम है वो दो भागों में बट जाती हैं। ठीक है, और इन सौर फ्लेमों को बोलते हैं अरोरा। ठीक है, अरोरा। अब ये उत्तरी ध्रुव में पहुंचती हैं और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव में पहुंचेंगे तो अलग नाम ले लेती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचेंगी तो अलग नाम ले लेती हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम ले लेती हैं? अगर उत्तरी ध्रुव में पहुंचेंगी तो इनका नाम हो जाता है अरोरा बोरियालिस। ये क्वेश्चन आया भी है, बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं तो इसका नाम हो जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस।
अब रट्टा नहीं मारना, इसको किस तरीके से याद करेंगे, अरोरा आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक दक्षिण याद कर लीजिए, दक्षिण जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पे है, दक्षिण में, यानी कि सबसे दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही दक्षिण में याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिस ऊपर का अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सूर्य का जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। और दूसरा, धब्बों पे एक बात और रह गई, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सूर्य किरण, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय ये एक्स किरणें, एक्स रेज, एक्सरे किरणें छोड़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या कहा जाता है, गर्भवती महिलाओं को सीधी आंखों से क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। वो क्यों नहीं देखना चाहिए, वो इसीलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि एक्सरे किरणें निकाल रहा है ये, ठीक है। अब एक बात वहां छूटी थी, सौर्य कलंक पे। सौर्य कलंक कई चीजों में महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, कि ये जब सूर्य पर दिखाई देगा, जब सूर्य के ऊपर जब सौर्य कलंक दिखाई देगा तो होगा क्या, मैग्नेटिक स्टॉर्म, एमएस लिख देता हूं, मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होंगे, और जो घड़ी है, वॉच, रेडियो और टेलीविजन, ठीक है, इस तरीके की चीजों में क्या है, इनकी टाइमिंग, इनकी सुइयों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इससे जब ये सौर्य कलंक सूर्य पर उपलब्ध होंगे उस समय, ठीक है। अब एक बात और आती है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, कि सूर्य पर सौर्य कलंक या फिर धब्बों का ज्यादा या कम होना भी किसी बात को दर्शाता है, जी हाँ दर्शाता है। ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। ये कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो ये जलवायु में उसी तरीके का परिवर्तन दिखाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में पढ़ा हमने सौरमंडल कि किस तरीके से सौरमंडल बना है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। गैसीय बादल थे, उसमें जब 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ, उसमें भौतिक पदार्थ छिटक के दूर दूर होने लगे और उसी से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा के केंद्र या फिर सॉरी एक साइड में यानी कि भुजा में उत्पन्न हुआ है, और उस भुजा में गैसों का बादल था, जो कि गैसों का बादल आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, और उसमें डिस्क उत्पन्न हुई, और ऐसी डिस्क जो कि धीरे 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 ठंडी हुई और इन्होंने क्या किया, सौरमंडल का रूप ले लिया। ये तो उत्पत्ति की मान्यता थी, ठीक है। इसकी परिभाषा में यानी कि सौरमंडल की परिभाषा इस प्रकार थी, सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह खगोलीय पिंडों, तो इस सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल, ठीक है। फिर आ गए थे हम सूर्य पे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, या फिर प्रधान भी बोल सकते हैं। इस समस्त ऊर्जा का केंद्र क्या है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य में किस तरीके से 99.99% जो उष्मा का स्रोत है वो सूर्य ही है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था कि सूर्य जो है वो कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, 250 की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और कितनी दूरी पर उस आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित, ठीक है। एक चक्कर कितने समय में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम सूर्य के और गहराई में पहुंचे थे कि इसकी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कब होती है और कहाँ होती है, ध्यान रखना केंद्र में होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया केंद्र में होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो सूर्य का केंद्र बिंदु पढ़ा था कि केंद्र बिंदु को, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसको क्लॉड बोलते हैं, और बाहरी भाग को प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल के भी बाहरी भाग को, यानी कि वैसे बोला जाए तो सूर्य के चमकीले भाग को, चमकीले वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश मंडल बोलते हैं, और प्रकाश मंडल के भारी भाग को क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, ठीक है। इसका हमने तापमान भी देखा था। उसके बाद में हम सूर्य धब्बे या सौर्य कलंक पर आए थे, सौर्य कलंक के बारे में विशेषताएं देखी थी, उसके मध्य भाग को क्या बोलते हैं और भारी भाग को क्या बोलते हैं, छाया और उपछाया, यानी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक। उसका तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास के तापमान से कम रहता है, और
जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान रहता है 6000 डिग्री केल्विन। ठीक है। उसके बाद में सूर्य ग्रहण के समय इसके बाहरी भाग को सूर्य किरीट बोलते हैं, सूर्य छल्ला बोलते हैं, या फिर सूर्य का मुकुट बोलते हैं, और जो छल्ला उत्पन्न दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है। ये सूर्य ग्रहण के समय एक्स किरणें निकालता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इससे देखने से मना किया जाता है। ठीक। और सूर्य धब्बा जो है वो सूर्य धब्बा कम या अधिक होने पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, और जब जिस समय सूर्य के ऊपर ये धब्बा दिखाई देगा तो उस समय मैग्नेटिक स्टॉर्म और रेडियो, टेलीविजन और वॉच की घड़ियों में गड़बड़ी दिखाई देगी। ठीक है। इतनी सारी हमने सूर्य के बारे में, और इसकी एक उम्र भी देख लेते हैं। उम्र हमने बताई थी शायद, हाँ उम्र भी हमने बताई थी। ठीक है। जिस वक्त ये हाइड्रोजन संपूर्ण तरीका से हीलियम में बदल गए उस समय इसकी उम्र बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। ठीक। तो आप कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगी होगी, और आपको यहाँ से जब भी ब्रह्मांड से क्वेश्चन बनेगा तो आपका छूटेगा मेरा। और अग्निवीर के बारे में मैं फिर से बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। कम समय है, आप कर लीजिए, और कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। और आज या फिर कल से हम टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज जीएस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। अग्निवीर, स्पेशल अग्निवीर। ठीक है। गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपका 30 जीएस के आएंगे, 30 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए।